स्वागत है आपका आज के इस खास विश्लेषण में। देखिए, आज का हमारा विषय सिर्फ कुछ पुरानी तारीखों या किताबों में दबे इतिहास के पन्नों के बारे में नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं दो असली इंसानों की, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की दो सबसे प्रभावशाली और शायद सबसे दिलचस्प जिंदगियों की, भगत सिंह और सुखदेव थापर। इन दोनों का नाम तो हम सबने अक्सर एक साथ सुना है, राइट? लेकिन आज हम इनके समानांतर जीवन, इनके सफर और इन महान नामों के पीछे छिपे असली इंसानों को गहराई से समझेंगे। अब इस पूरी कहानी की शुरुआत एक बहुत ही झकझोर देने वाले सवाल से होती है। जरा सोचिए, आखिर वो क्या चीज है जो सिर्फ 23 साल के एक युवा को, एक स्टूडेंट को फांसी के फंदे को चूमने और मुस्कुराते हुए मौत का सामना करने का हौसला देती है? मतलब ये कोई आम बात तो है नहीं। तो आज हम उसी मानसिकता, उसी जज्बे और उन मनोवैज्ञानिक गहराइयों में उतरेंगे जिन्होंने इतने बड़ी साहस को जन्म दिया। साल 1931, पंजाब के 3 युवा भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। हम सिर्फ उनके उस महान बलिदान की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे उन असल इंसानी जिंदगियों की जिन्होंने अपनी निजी ख्वाहिशों को पीछे छोड़कर एक बहुत बहुत बड़े लक्ष्य को चुना। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं भाग 1 की तरफ, विद्रोह की जड़ें, बगावत के बीच। साल 1907 में जब इन दोनों का जन्म हुआ, तब पंजाब का माहौल काफी गरमाया हुआ था। ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ अंदर ही अंदर एक गुस्सा सुलग रहा था और इसी माहौल ने इन दोनों के भीतर बगावत की चिंगारी पैदा की। अब अगर हम इनके बचपन को देखें तो कुछ बहुत ही दिलचस्प समानताएं और अंतर नजर आते हैं। सुखदेव के पिता का बहुत कम उम्र में निधन हो गया था, तो उनका पालन पोषण उनके चाचा लाला अच्युतराम ने किया। उन पर आर्य समाज का गहरा प्रभाव था। वहीं दूसरी तरफ भगत सिंह एक जाट सिख परिवार में पले बढ़े जो पहले से ही गदर आंदोलन से गहराई से जुड़ा हुआ था। मतलब परवरिश के तरीके बिल्कुल अलग थे, लेकिन दोनों के अंदर अंग्रेजों के खिलाफ जो पक्का इरादा पनपा वो बिल्कुल एक जैसा था। सुखदेव के बचपन के कुछ किस्से तो सच में हैरान करने वाले हैं। पता है, लायल पुल के स्कूल में पढ़ते हुए उन्होंने ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों को सलाम करने से साफ मना कर दिया था। इसके लिए उन्हें बेंच से बहुत बुरी तरह पीटा गया। वो इतना मार खाते थे कि बचपन में ही उनका नाम मार खाना पड़ गया था, मतलब एक तरह से पंचिंग बैग। और फिर उनके चाचा की जो राजनीतिक गिरफ्तारी हुई, उसने उनके दिमाग पर गहरा असर डाला। लेकिन मजे की बात देखिए, बचपन में मार सहने की इसी जिद ने आगे चलकर उन्हें एक ऐसा रणनीतिकार बना दिया जिसकी संगठन क्षमता का कोई मुकाबला ही नहीं था। और इधर भगत सिंह, उनकी चेतना तो एक अलग ही लेवल पर विकसित हो रही थी। उनका घर तो पहले से ही आजादी के दीवानों का गढ़ था। फिर 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड ने, उस भयानक त्रासदी ने उनके किशोर मन को अंदर तक हिलाकर रख दिया। एक और किस्सा बड़ा दिलचस्प है। जब उनके परिवार ने उनकी शादी तय करनी चाहिए ना, तो वो ये कहते हुए घर छोड़कर भाग गए कि अगर इस गुलाम भारत में मेरी शादी हुई तो मेरी दुल्हन सिर्फ मौत होगी। उनके परिवार और उस दौर के आघातों ने उन्हें बौद्धिक रूप से पूरी तरह आजादी के लिए समर्पित कर दिया। आइए अब बढ़ते हैं भाग 2 पर, विचारों का मिलन, नेशनल कॉलेज। 1920 के दशक में लाहौर का नेशनल कॉलेज वो जगह बनी जहां ये दोनों मिले। यहीं से इनकी विचारधाराओं का असल संगम हुआ और जन्म हुआ HSRA का, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। अब यहां समझने वाली सबसे क्रूशियल बात यह है कि HSRA असल में था क्या। ये सिर्फ गुस्से में आकर बदला लेने वाला गुट नहीं था, बिल्कुल नहीं। रूसी क्रांति और दुनिया भर के आंदोलनों से प्रेरणा लेकर इन्होंने एक ऐसा संगठन बनाया जो समाजवादी सिद्धांतों और तर्कसंगत सोच यानी रैशनल थिंकिंग पर जोर देता था। ये दिखाता है कि कैसे उनका कच्चा गुस्सा एक बहुत ही सॉलिड और इंटेलेक्चुअल विचारधारा में बदल चुका था। अगर आप इनकी पार्टनरशिप को देखें तो ये एक दूसरे के एकदम पूरक थे, मतलब एकदम परफेक्ट टीम। एक तरफ भगत सिंह थे, संगठन का एकदम करिश्माई चेहरा, बेहतरीन लेखक और एक गहरे दार्शनिक विचारक, और दूसरी तरफ थे सुखदेव, जो इस पूरे संगठन की रीढ़ थे। वो बैकग्राउंड में रह के काम करने वाले अचूक रणनीतिकार थे, अंडरग्राउंड नेटवर्क के मास्टरमाइंड। सच कहूं तो सुखदेव की इसी खामोश लेकिन मजबूत प्लानिंग ने भगत सिंह की पब्लिक इमेज और उनके क्रांतिकारी लेखों को एक बहुत ही मजबूत आधार दिया। अब आते हैं भाग 3 पर, सशस्त्र विद्रोह, प्रतिशोध और प्रतीकवाद। ये वो दौर था जिसने इतिहास में इनकी जगह हमेशा के लिए अमर कर दी। जरा घटनाओं की रफ्तार देखिए। नवंबर 1928 में पुलिस लाठीचार्ज के कारण लाला लाजपत राय का निधन होता है।
इसके जवाब में सिर्फ 1 महीने बाद दिसंबर 1928 में HSRA सैंडर्स की हत्या कर देता है, हालांकि वो असल में पहचान की गलती थी। फिर आता है अप्रैल 1929, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में एक प्रतीकात्मक बम धमाका। ये धमाका किसी की जान लेने के लिए नहीं था, बल्कि उनका कहना था कि ये बहरों को सुनाने के लिए था। और सबसे बड़ी बात, धमाके के बाद वो भागे नहीं, उन्होंने जानबूझकर सरेंडर किया ताकि अदालतों को अपनी विचारधारा फैलाने का एक मंच बनाया जा सके। सोचिए क्या रणनीतिक दिमाग था उनका। चलिए देखते हैं भाग 4, लाहौर षड्यंत्र केस, मुकदमा और अंतिम बलिदान। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि जेल जाने के बाद क्या उनका संघर्ष रुक गया? बिल्कुल नहीं। असल में उनका सबसे धारदार बौद्धिक संघर्ष तो सलाखों के पीछे ही लड़ा गया। मौत सामने खड़ी थी, फिर भी उनका अनुशासन देखिए। 1929 में जेल के अंदर ही उन्होंने राजनीतिक कैदियों के अधिकारों के लिए एक बेहद मुश्किल भूख हड़ताल शुरू कर दी। इसी कैद के दौरान भगत सिंह ने अपना वो मशहूर निबंध लिखा, मैं नास्तिक क्यों हूं, और सुखदेव ने महात्मा गांधी को क्रांतिकारी रणनीतियों पर एक बहुत ही गहरा खत लिखा। मतलब जेल में रहकर भी उनका दिमागी काम, उनका बौद्धिक उत्पादन एक पल के लिए भी नहीं रुका। 23, जी हाँ 23, ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है, ये ठीक वो उम्र है जब इन दोनों युवाओं को फांसी दे दी गई थी। आज के दौर में सोचिए, 23 साल के युवा बस अपनी जिंदगी की शुरुआत कर रहे होते हैं, और इस उम्र में इन दोनों ने जो वैचारिक गहराई और संगठन की ताकत खड़ी कर दी थी, वो सच में रोंगटे खड़े कर देती है। सिर्फ 23 साल की उम्र में ही उनकी इस असाधारण जिंदगी पर हमेशा के लिए फुल स्टॉप लग गया। और आखिरकार हम पहुंचते हैं भाग 5 पर, अनंत विरासत, उपमहाद्वीप के शहीद। ये उनके समानांतर सफर का आखिरी और सबसे ज्यादा भावुक कर देने वाला हिस्सा है। 23 मार्च 1931, फांसी से ठीक पहले के क्षण, भगत सिंह बिल्कुल शांत बैठे हैं और क्लारा ज़ेटकिन द्वारा लेनिन पर लिखी गई किताब पढ़ रहे हैं। फिर सारे नियमों को दाग पर रखकर उन्हें शाम के वक्त ही फांसी दे दी गई। और इतना ही नहीं, जेल की पिछली दीवार तोड़कर उनके शवों के टुकड़े करके रात के अंधेरे में सतलुज नदी के किनारे चुपचाप जला दिया गया। यह खौफनाक ऐतिहासिक सच बताता है कि उस समय का इतना बड़ा साम्राज्य इन 23 साल के लड़कों से कितना डरा हुआ था, और इसी एक घटना ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिला देने वाली लहर पैदा कर दी। और उनकी सोच कितनी सुलझी हुई थी, ये इस एक विचार से एकदम साफ हो जाता है। उन्होंने कहा था, क्रांतिकारी अपने परोपकारी सिद्धांतों के आधार पर शांति के प्रेमी होते हैं, एक वास्तविक और स्थायी शांति जो न्याय और समानता पर आधारित हो। मतलब उनका ये पूरा संघर्ष सिर्फ हथियारों या खून खराबे का नहीं था, ये एक न्यायपूर्ण समाज बनाने का, एक फेयर सोसाइटी बनाने का बहुत ही सोचा समझा और परिपक्व प्रयास था। लेकिन एक तरफ जहां उनके विचार इतने गहरे और जटिल थे, वहीं उनका सबसे ताकतवर नारा एकदम सीधा और सरल था, इंकलाब जिंदाबाद। बस यही वो नारा था जिसे ये तीनों हंसते मुस्कुराते फांसी के फंदे की तरफ कदम बढ़ाते हुए गा रहे थे। इस एक छोटे से नारे में उनकी पूरी जिंदगी, उनका पूरा दर्शन समा गया, एक ऐसी आवाज जो आज भी हवाओं में गूंजती है। तो अंत में यह पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। महज 23 साल, जिंदगी का इतना छोटा सा स्पैन, आखिर एक पूरे साम्राज्य से भी बड़ा और गहरा निशान कैसे छोड़ गया? भगत सिंह और सुखदेव थापर की इन समानांतर जिंदगियों का वजन इतना ज्यादा है कि शायद आने वाली कई सदियों तक इतिहास उनके सामने नतमस्तक रहेगा। तो इस ऐतिहासिक सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आज के इस चर्चा से आपको इन दो महान इंसानों की जिंदगी को एकदम करीब से समझने का मौका जरूर मिला होगा।